बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा या नहीं। अगरचे इमरान खान ने यह बात वाज़ेह कह दी है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन ये क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने इसराइल के शहर तल अबीब का दौरा किया है, उसने बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ी है, उसने इसराइली हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए हैं और उस मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जल्द या बदेर इसराइल को तस्लीम करेगा और वो पाकिस्तान वापस आने पर लॉबी करेंगे। और पाकिस्तान के 5 बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एंकर्स जो हैं उन्होंने प्रोग्राम किए हैं, जिनमें सबसे पहला और बड़ा नाम हामिद मीर का है। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम का इंट्रो देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत ने इसराइल का दौरा किया है और इसराइल वो एक इतने सॉफ्ट कॉर्नर से बता रहे थे कि पाकिस्तानियों की बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। बैतुल मक़दस में जाना उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है, ये एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं बैतुल मक़दस में जाकर इबादत करना। कैसे एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ इसराइल के लिए एक सॉफ्ट इमेज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा नाम पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जो एंकर हैं कामरान खान का आता है। कामरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दीन के ठेकेदारों ने सऊदी अरब की तरफ और इस यूएई की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जल्द या बदेर उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लेना है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपना स्मार्टपन ना दिखाए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी अपने फैसलों पर नज़रसानी करे और इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोशिश जारी रखे। इसके साथ साथ एक तीसरा बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान की सहाफ़त में जिसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट कहा जाता है, मुबश्शिर लुकमान का नाम आता है। मुबश्शिर लुकमान ने बाकायदा एक इसराइली टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इतना बड़ा कुछ सौदा नहीं है कि पाकिस्तान को जल्द ही इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। Israel is not a dream, it's a reality. It's a very important country. I think if Israel and Pakistan ever have to shake hands, it cannot be due to a third party. इसराइल के सबसे बड़े अखबार ने उसके बाद ये तजिया करते हुए कहा है कि मुबश्शिर लुकमान चूँकि प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है या ये लिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक माहौल क्रिएट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। उसने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एक माहौल क्रिएट कर रही है अपने प्रो जर्नलिस्ट के ज़रिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट पैदा हो, ये डिबेट आए कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इसके साथ साथ रऊफ़ कुलासरा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उन्होंने भी बहुत हद तक तनकीद किया हुकूमत वक्त पे और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अपनी अना में स्मार्टपन ना दिखाएं, वो इसराइल को तस्लीम कर लें। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट एंकर हैं डॉक्टर शाहिद मसूद, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर इसराइल के शहर तल अबीब का दौरा किया है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि उन्होंने दौरा किया है, लेकिन उस सीनियर मोस्ट शख्स ने इसराइल को यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा। उनके जो 52 अरकान की जो टीम है जिसमें कुछ मुंतखब और कुछ गैर मुंतखब अरकान हैं, उनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हालिया दिनों में यकीनन, और मैं ये बात जानता हूं कि उनके इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन वो खुद तहकीक करें तो बेहतर है। और वो कहते हैं कि हसास अदारे जो हैं ISI और IB मुझे हर बात बताते हैं, ये बात पूछें कि कौन से लोग जो हैं वो कुछ महीनों में जिन्होंने इस यहाँ पर आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा कि किस तरह एक ईरान के तारीखदान ने अपनी मट्टी से वफा करते हुए कैसे मसलाए फ़लस्तीन पे बात की है, कैसे इसराइल को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश की है। बहुत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जब वो एक प्रोग्राम में वो बैठे हैं तो वो कितने बेहतरीन अंदाज के साथ अपना मसला पेश करें, ईरान का मसला पेश करें कि कैसे इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर बाकी ममालिक पर हमला किया है। तो वहाँ मौजूद इसराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इंतहाई एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, इंतहाई शर्मिंदा हुए हैं। ये होता है मट्टी से वफा। आइए वो क्लिप देखिए। डेनी ने ईरान से खतरे की बात की है। क्या आप इस इल्ज़ाम को तस्लीम करते हैं? ईरान इसराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है? ईरान इसराइल के लिए कोई वजूदी खतरा नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजिक ख़तरा ज़रूर है। आइए अब हम दोनों ममालिक के रिकॉर्ड्स का मुआवजा करते हैं। ईरान ने कभी अपने पड़ोसी पर हमला नहीं किया,
لیکن اسرائیل نے بارہا اپنے پڑوسی پر حملہ کیا۔ ایران نے نان پرولیفریشن معاہدے پر دستخط کیے، لیکن اسرائیل نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران نے خود کو بین الاقوامی جوہری ایجنسی کے معاہدے کے لیے پیش کیا، لیکن اسرائیل نے خود کو پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران کے پاس غیر جوہری جبکہ اسرائیل کے پاس 75 سے 400 جوہری ہتھیار موجود ہیں، تو اسرائیل کا وجود ایران کے لیے خطرہ ہے۔ مختصر کیجیے۔ ایک اور نکتہ، پچھلے 40 سالوں سے اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط معلومات کی ایک منظم مہم چلائی ہے۔ یہ جھوٹ کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ منافقت کیوں؟ پروفیسر شیلام، کیا آپ منہ سے کہہ سکتے ہیں مگر میں آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا؟ اگر آپ تفصیل دیکھیں، اسرائیل کی دوبارہ قائم ہونے کے بعد، اسرائیل کے دوبارہ جب بھی قائم ہوا وہ 1948 میں بنا۔ بحثیت تاریخ دان، مجھے یقین ہے آپ تسلیم کریں گے، اسرائیل صرف اور صرف خود کا دفاع کر رہا ہے، اور اسرائیل نے کبھی کسی کو دھمکی تک نہیں دی۔ اسرائیل نے اپنے پڑوسی پر حملہ کیا، اپنے دفاع کے لیے بالکل بھی نہیں۔ ایک مثال سب سے پہلے 1956 کی سویز جنگ ہے۔ یہ ذاتی دفاع کی جنگ بالکل بھی نہیں تھی، یہ گلوبل کانسپیرنسی کے لیے تھا، مصر پر حملہ کرنا۔ لبنان میں 1982 کی اس قدر پرزور جنگ دفاع کے لیے بالکل نہیں تھی، یہ ایک حملہ تھا، اسرائیلی حملہ، لبنان پر اسرائیلی حملہ۔